जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पर टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले की बात करते हैं तो दोस्तों हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था और हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ थी, जैसे कि महान हिमालय के अंदर कौन-कौन सी चोटी थी। इसी तरीके से दोस्तों लघु हिमालय के बारे में भी हमने पढ़ा पढ़ा था, शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था। मैंने इस तरीके से आपको दोस्तों तीनों महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ाया और जिसे हम दोस्तों ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय दोस्तों यानी लघु हिमालय के बारे में पढ़ाया था और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में भी पढ़ाया था। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों हम हिमालय पर्वत कहते हैं और हिमालय पर्वत के बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि हिमालय पर्वत की जो जो सबसे ऊँची चोटियाँ हैं, वो किस राज्य में दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट है सबसे ऊँची चोटी है यानी कि हाईएस्ट पीक दोस्तों कौन-सी है? हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो दोस्तों एक है सिल्ला चोटी, जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊँची चोटी है। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों माउंट नन, जो कि जम्मू कश्मीर की दोस्तों सबसे ऊँची चोटी है, माउंट नन। और दोस्तों तीसरी है नंदा देवी। नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊँची चोटी है। और नेक्स्ट है दोस्तों थुमजांग। थुमजांग दोस्तों यह असम राज्य की सबसे ऊँची चोटी है। नेक्स्ट दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों चोटियाँ हैं यानी कि पीक्स हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो गए उसमें भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों चोटी है माउंट कांगटो दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और माउंट कांगटो दोस्तों जो कि गौरीचैन पर्वत के अंदर आती है। गौरीचैन पर्वत की जो सबसे ऊँची चोटी है माउंट कांगटो है। इसी तरीके से दोस्तों संदकफू संदकफू दोस्तों एक पर्वत चोटी है जो कि पश्चिम बंगाल में आती है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊँची चोटी का नाम की बात करते हैं तो संदकफू है। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हम मणिपुर राज्य की सबसे ऊँची चोटी की बात करते हैं तो यह माउंट टेम्पू है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों नागालैंड की, तो नागालैंड में दोस्तों सरमाती है सबसे ऊँची चोटी है। इसी तरीके से दोस्तों मिज़ोरम की एक फोंगफुई सबसे ऊँची चोटी है दोस्तों, इसे नीला पर्वत भी कहते हैं। फोंगफुई को दोस्तों हम नीला पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारी इसी तरीके से हमने जो पढ़ा था हिमालय को, यानी कि दोस्तों हमने हिमालय के जो भी डिवीज़न थे दोस्तों, हिमालय के डिवीज़न को हमने पढ़ लिया था। यानी कि उत्तर भारत के दोस्तों जो भी पर्वत थे जैसे ट्रांस हिमालय और हिमालय, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हिमालय को हम नदियों के नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित करेंगे। यानी कि हम नदियों के आधार पर हम हिमालय को पढ़ेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय को किस तरीके से विभाजित किया जाता है, यानी कि डिवीजन ऑफ द हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। आई होप दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आएगा। दोस्तों एक बार इसको मैं आपको रफली यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे दोस्तों ये हमारा भारत का मैप है। जैसे दोस्तों ये हमारा यहाँ पर हमारी इंडस रिवर यानी कि जिसे हम सिंध नदी भी बोलते हैं। यह दोस्तों तिब्बत पठार के मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। इंडस झील का दोस्तों मानसरोवर एक लेक है जो कि तिब्बत में पड़ती है और वहाँ से इसका दोस्तों उद्गम होता है। दोस्तों ये सिंध रिवर इधर निकल जाती है आपकी और यहीं पर दोस्तों एक और नदी है आपकी जिसको हम बोलते हैं सतलज नदी। और ये सतलज नदी भी दोस्तों आपकी
सतलज नदी भी दोस्तों यह आपकी मानसरोवर के ही निकट एक जगह है जिसको हम राकस ताल बोलते हैं। यह दोस्तों इंडस नदी है। यह आपकी तिब्बत मानसरोवर झील से होकर निकलती है। और ये सतलज नदी है, यह आपकी राकस ताल से दोस्तों इसका उद्गम होता है, जो कि तिब्बत में पड़ता है। दोस्तों जो सिंध नदी है और यह आपकी सतलज नदी का जो बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम इसके बीच के क्षेत्र को हम दोस्तों कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इंडस यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाला जो हिमालय है, उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक नदी है काली नदी। दोस्तों यहाँ पर ये आपकी काली नदी है। दोस्तों काली नदी और ये आपकी सतलज नदी है दोस्तों। और ये आपकी सिंध नदी यानी मैंने आपको लिख दिया था इंडस। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था सिंध नदी और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। और दोस्तों सतलज और काली नदी के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, इसके बीच के क्षेत्र को हम दोस्तों कुमायूं कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसका जो बीच का क्षेत्र है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये आपका कश्मीर हो गया और पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये काली नदी आपके बृहद हिमालय के आसपास के क्षेत्र से निकलती है। इसी तरीके से दोस्तों हमारी नेक्स्ट जो नदी है वो तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी वैसे तो दोस्तों सिक्किम सिक्किम से निकलती है आपकी। ये आपका सिक्किम मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ से सिक्किम से जो दोस्तों नदी निकलती है तीस्ता नदी, उस यानी कि दोस्तों काली नदी और तीस्ता नदी के, ये आपकी तीस्ता है नदी, काली नदी तीस्ता नदी के बीच में जो दोस्तों क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र को हम दोस्तों बोलते हैं नेपाल हिमालय। इस वाले क्षेत्र को हम दोस्तों नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र मानसरोवर एक जगह, मानसरोवर यहाँ पर आपका है तिब्बत में। यहाँ पर दोस्तों तिब्बत में ही आपका मानसरोवर झील है। इसके निकट एक ग्लेशियर है जिसको हम चेमा योंगडोंग के नाम से जानते हैं। चेमा योंगडोंग चेमा योंगडोंग नाम का एक दोस्तों हिमनद है। चेमा योंगडोंग हिमनद से दोस्तों एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के जब भारत में एंटर करती है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी जो कि सिक्किम सिक्किम में, तो दोस्तों इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो हिमालय है, उस हिमालय को हम दोस्तों उस हिमालय को दोस्तों हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। दोबारा से आपको एक बार रिपीट और करा देता हूँ दोस्तों। जैसे सतलज दोस्तों सिंध सिंध नदी और दोस्तों आपकी सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब पंजाब और कश्मीर का हिमालय बोलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, काली नदी के बीच का यानी कि आपकी दोस्त सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को हम दोस्तों नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आपका ये ब्रह्मपुत्र और आपका ये तीस्ता नदी का जो क्षेत्र है, इसके बीच के जो हिमालय है दोस्तों, उसको हम आपका असम हिमालय के नाम से जानते हैं। वही दोस्तों मैंने लिखा है कि आपका ये इंडस नदी है यानी सिंध नदी है। और यहीं से दोस्तों आपका ये निकलेगा दोस्तों सतलज नदी। इसके बीच का क्षेत्र पंजाब, इसके बीच का जो दोस्तों जो हिमालय है वो, उससे हिमालय को हम कश्मीर या पंजाब का हिमालय कहते हैं। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका ये काली नदी। काली नदी के बीच, काली नदी और सतलज के बीच का क्षेत्र दोस्तों कुमायूं कहलाता है। और काली नदी और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको हम नेपाल का हिमालय कहते हैं। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र का जो दोस्तों इसके बीच के हिमालय को हम असम का हिमालय कहते हैं।
तो वही दोस्तों आपको लिखा है कि नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन है वो आपको मैंने बता दिया। सिंध और सतलज के बीच को दोस्तों, बीच के क्षेत्र को हम कश्मीर या पंजाब का हिमालय कहते हैं, और सतलज और काली नदी के बीच का जो बीच के हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को हम नेपाल का हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसको हम असम का हिमालय कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पॉइंट ये याद रखना है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपका ये इंडस है, और ये आपका सतलज है, और ये दोस्तों आपका काली नदी है, और यहाँ पर दोस्तों आपकी तीस्ता है, और यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र है। यही दोस्तों इस वाले क्षेत्र को यानी कि सिंध और सतलज, सिंध और सतलज के बीच का जो दोस्तों क्षेत्र है उसको हम कश्मीर का हिमालय, पंजाब का हिमालय कहेंगे। और दोस्तों सतलज सतलज और काली नदी के बीच का जो दोस्तों क्षेत्र है, जो हिमालय है, उसको हम कुमायूं का हिमालय कहते हैं। तो दोस्तों काली और तीस्ता नदी के बीच का जो दोस्तों हिमालय है उसको हम नेपाल का हिमालय कहते हैं, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है उसको दोस्तों असम का हिमालय कहते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब यह पॉइंट समझ में आया होगा। ISKTV, ISKTV दोस्तों इस तरीके से आपको याद रख सकते हो, ISKTV। इसी तरीके से दोस्तों हिमालय की हम जो भी पूर्वी उत्तर पहाड़ी हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो हिल्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो हिमालय है इधर पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान की ओर गया है, और यह दोस्तों हिमालय सीधा ना होकर ये दोस्तों बाद में यह टेढ़ा मुड़ गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों ये टेढ़ा होकर मुड़ गया है, और अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों ये अंडमान निकोबार की तरफ भी ये हिमालय चला गया है। तो इसी हिमालय के जो दोस्तों कुछ भाग हैं, उन्हीं भागों को हम पूर्व उत्तर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो ये पूर्व उत्तर की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों ये हिमालय का ही भाग है, यानी पार्ट्स ऑफ हिमालय। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को दोस्तों वहाँ की जनजातियों के नाम से रखा गया है। जैसे दोस्तों ये एक आपकी पहाड़ी है, और एक ये वाली, एक ये, यानी दोस्तों पहली आपकी डाफला है एक पहाड़ी, दूसरी मेरी, तीसरी अबोर, चौथी मिस्री। यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की वहाँ की इम्पोर्टेंट पहाड़ी है, और पहाड़ियों के साथ साथ ये दोस्तों वहाँ की जनजाति भी है। यहाँ की जनजातियों के आधार पर ही इन पहाड़ियों का नाम पड़ा गया है, यानी कि यहीं पर पड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों एक और पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं पटकोई, पटकोई बुरुम के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है। पहाड़ियों की अगर बात करते हैं दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी पहाड़ी होती है, यानी कि जब किसी भी पर्वत की ऊंचाई 600 मीटर से जब कम होती है, किसी भी पर्वत की ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर से कम होती है तो वो आपकी पहाड़ी होती है। इसी तरीके से ये दोस्तों पहाड़ियाँ हैं, दाफला मिरी, अबोर, मिसमी। और नेक्स्ट दोस्तों एक और नेक्स्ट पूर्वी एक पहाड़ी है नागालैंड में पड़ती है, जिसे हम नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट है लेमाटोल, जो कि मणिपुर की एक पहाड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों मीजो पहाड़ी, जिसे हम लोसाई पर्वत के नाम से भी जानते हैं। और इसी लोसाई पर्वत की दोस्तों इसी के अंदर एक चोटी आती है, जो कि एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसे हम फोंगपुई के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों लोसाई पर्वत के ही अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है फोंगपुई, जिसे हम नीला पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख घाटियाँ, जिसे हम इम्पोर्टेंट वैली भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों थोड़ा ऊपर का, दोस्तों इससे पहले एक पॉइंट और रहेगा ये वाला, म्यांमार में दोस्तों हिमालय जो है, क्योंकि दोस्तों ये पश्चिम में पर पूर्व पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ भी हिमालय गया है, और पूर्व की तरफ दोस्तों ये थोड़ा बहुत पार्ट इसका म्यांमार में भी गया है। तो म्यांमार में दोस्तों हिमालय को अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम प्रमुख घाटियां पढ़ने से पहले एक आपको पॉइंट बता देते हैं, जैसे कि दो माउंटेन है दोस्तों, इन दोनों माउंटेन के बीच में जो दोस्तों गड्ढा होता है
उस गड्ढे को हम वैली या घाटी कहते हैं। और यह गड्ढा दोस्तों 2 टाइप का होता है। जो दोस्तों एक यू शेप का जो गड्ढा होता है, यू शेप का जो दोस्तों गड्ढा होता है वो ग्लेशियर से बनता है। यानी कि यू टाइप की जो घाटी होती है दोस्तों वो ग्लेशियर से उसका निर्माण होता है। और जो दोस्तों वी टाइप की जो घाटी होती है, वी टाइप का जो शेप होता है, वी टाइप की घाटी जो होती है उसका निर्माण दोस्तों रिवर यानी नदियों के द्वारा किया जाता है। तो वो दोस्तों आपकी वी टाइप की घाटी होती है। एक बार और दोबारा से पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। ग्लेशियर के द्वारा जिन घाटियों का निर्माण होता है वो दोस्तों यू शेप की घाटियाँ होती हैं। और जिनका रिवर यानी नदियों के द्वारा जिन घाटियों का निर्माण होता है वो दोस्तों घाटी यूवी शेप की होती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो घाटियाँ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। लद्दाख में जो घाटी है वो दोस्तों एक नुब्रा घाटी है, एक मरखा, एक सुरु, एक द्रास घाटी है। यहीं पर दोस्तों द्रास घाटी आप सभी जानते होंगे कि जब कारगिल वार हुआ था 1999 में यानी 1999 में, तो यहीं पर दोस्तों द्रास घाटी पर ही दोस्तों पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। फिर उसमें बाद में इनको हराकर द्रास घाटी पर भारतीय यानी इंडियन आर्मी ने यहाँ पर कब्जा किया था। ये दोस्तों द्रास घाटी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट घाटी है पूंछ घाटी, एक नागिन घाटी है, बेताब घाटी है और कश्मीर घाटी भी है। ये दोस्तों जम्मू जम्मू कश्मीर में ये घाटियाँ पड़ती हैं। इसी तरीके से तीसरी जो घाटी है यूके यानी कि उत्तराखंड में नैला उत्तराखंड में दोस्तों जो प्रमुख घाटियाँ हैं उनमें से एक नैलांग घाटी है, जोहर घाटी है, सौर घाटी है और दोस्तों यहाँ पर फूलों की घाटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फूलों की घाटी, ये आपकी एग्जामों में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट चौथी दोस्तों सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में एक चुम्बी घाटी है भी है और एक दोस्तों योमथांग है। ये दोस्तों एक योमथांग एक घाटी है और एक दोस्तों नाथांग घाटी है। योमथांग दोस्तों यह सिक्किम में एक घाटी पड़ती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिक्किम में दोस्तों एक विवादित क्षेत्र है, विवादित एक भूमि है जिसे हम कहा कहते हैं डोकलाम का पठार। यह डोकलाम का पठार दोस्तों एक विवादित क्षेत्र है, विवादित पठार है क्योंकि इसमें दोस्तों सिक्किम सिक्किम कहता है कि ये हमारा भाग है, यानी कि भारत भारत कहता है ये हमारा भाग है। चीन कहता है दोस्तों डोकलाम है जो कि हमारा भाग है, हमारा क्षेत्र है। भूटान कहता है दोस्तों ये डोकलाम का पठार हमारा क्षेत्र है। एक्चुअली में दोस्तों ये पठार जो डोकलाम की जो भूमि है वो भूटान की है, लेकिन चीन इसको जबरदस्ती इसको कब्जा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों बाद में दोस्तों इंडियन आर्मी ने डोकलाम पठार को बचा लिया था और चीन की जो भी आर्मी थी उसको वापस जाना पड़ा। और बाद में दोस्तों यह इसको हम ट्राई जंक्शन भी कहते हैं, ट्राई जंक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों की, जिसमें से एक संगति घाटी है, संगति घाटी है। नेक्स्ट दोस्तों दिबांग घाटी है और एक जीरो घाटी भी है। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों न्योरा घाटी है और नागालैंड में आपकी जुकोई 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 घाटी है। जुकोई घाटी की बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटी है नागालैंड की। इसके बाद दोस्तों हमने प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, इन सब की हमने घाटियों के बारे में जाना। नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं पर्वतीय नगर यानी कि हिल स्टेशन। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो भी जो जो पर्वतों की जो चोटियाँ होती हैं, पर्वतों की चोटियों के दोस्तों अगर 600 मीटर से अगर ऊपर होती है तो दोस्तों वो पर्वत हो जाते हैं। किसी भी पर्वत की चोटियों की ऊंचाई अगर 600 मीटर से अधिक है तो वो पर्वत हो जाते हैं। अगर दोस्तों पर्वतों पर अगर किसी नगर को हम बसाएंगे तो वो तो महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल तो मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन लेवल वहाँ कम रहेगा तो वहाँ पर शहर बसाना यानी नगर बसाना बेकार है। इसलिए दोस्तों जो भी शहर बसाए जाते हैं वो 600 मीटर से कम, जो 600 मीटर जो यानी कि दोस्तों जो नगर बसाए जाते हैं वो वो दोस्तों वहाँ बसाए जाते हैं जहाँ पर दोस्तों जिन पर्वतों की चोटियों की ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है, वहाँ पर दोस्तों ये नगर पर्वतीय नगर बसाए जाते हैं। और वो भी दोस्तों ये नगर जो बसाए जाते हैं वो बेली यानी कि घाटियों में ये नगर बसाए जाते हैं। जिसमें से दोस्तों हम प्रमुख शहरों की बात करेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश में आपका एक शहर हो गया मैक्लोडगंज। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक शहर हो गया मैक्लोडगंज।
और दूसरा दोस्तों कसौल और कुल्लू मनाली दोस्तों यह भी प्रमुख शहर हैं जो कि आपके हिल स्टेशन है। एक दोस्तों शिमला है, एक धर्मशाला, एक डलहौजी। और दोस्तों आप बात करते हैं कुल्लू की घाटी की, तो कुल्लू की घाटी है दोस्तों हिल धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में यह स्थित है, कुल्लू की घाटी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम उत्तराखंड के प्रमुख जो पर्वतीय नगर हैं, उनमें से एक रानीखेत दोस्तों, अल्मोड़ा और मंसूरी, और दोस्तों एक नैनीताल है। रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी ये दोस्तों उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट पर्वतीय नगर है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में दोस्तों दार्जिलिंग है, एक कालिम्पोंग है। ये दोस्तों कालिम्पोंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसी तरीके से चौथा जो दोस्तों सिक्किम से राज्य है, उसमें दोस्तों पोलिंग एक है जो कि एक पर्वतीय नगर है। और नेक्स्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो पर्वतीय यानी हिल स्टेशन है वो पासीघाट है, बोमडिला है, तवांग है और भालुकपोंग है। ये दोस्तों प्रमुख इम्पोर्टेंट पर्वतीय नगर है, हिल स्टेशन है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उत्तर के मैदान। इससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि हमने भारत का जो भौतिक विभाजन था, जिसे हम फिजिकल डिवीजन कहते हैं, भारत का भौतिक विभाजन को दोस्तों हमने छह पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट दोस्तों था आपका उत्तर के पर्वत। उत्तर के दोस्तों जो पर्वत थे उनके बारे में पढ़ा था, यानी नॉर्थन माउंटेन के बारे में हमने पढ़ा था, पहला हो गया। इसमें मैंने दोस्तों आपको पढ़ा दिया ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा दिया था। और दोस्तों हिमालय के बारे में पढ़ा दिया मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको दोस्तों बेहतरीन डिस्कशन किया था। हर पार्ट में अलग अलग मैंने दोस्तों पर्वत श्रेणियों के नाम बताए थे। इसी तरीके से दोस्तों जो उत्तरी पर्वतों के बाद जो दूसरा हमारा भौतिक विभाजन है वो आपका है नॉर्थन प्लेन्स, यानी कि आप कह सकते हो उत्तर के मैदान। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उत्तर के मैदान यानी कि नॉर्थन प्लेन्स के बारे में। अगर दोस्तों उत्तर के मैदान की अगर हम बात करते हैं तो इनका निर्माण किस तरीके से हुआ था, निर्माण की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इनका निर्माण, उत्तरी मैदानों का निर्माण नदियों के द्वारा जो इकट्ठा किया गया था अवसाद, उनसे ही दोस्तों मैदानों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों बड़ी बड़ी नदियां थी, यानी कि इनका निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद से उत्तर के मैदान बने दोस्तों, यानी कि फॉर्म बाय द डिपॉजिट ऑफ सेडिमेंट बाय द रिवर्स, यानी कि दोस्तों नदियों के द्वारा जो भी इकट्ठे किए गए अवसाद, उनसे ही दोस्तों उत्तरी मैदानों का निर्माण किया गया था। और ये दोस्तों जो नदियां थी ये बड़ी बड़ी नदियां हैं, और इन बड़ी बड़ी नदियों की दोस्तों कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी थी। दोस्तों ये बड़ी बड़ी जो नदियां हैं ये सिंध हो गई, गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। दोस्तों इनकी छोटी छोटी कुछ ट्रिब्यूटरियां थी और इन सभी नदियों ने पर्वतों को काटा था। जितनी भी नदियां हैं दोस्तों इन सभी नदियों ने पर्वतों को काटा है। और फिर दोस्तों नदियों ने इन सभी छोटी छोटी नदियों ने पर्वतों को काटा, और पर्वतों को काट कर दोस्तों जो भी अवसादों को कुछ अवसाद, बहुत सारे अवसादों को जमा किया गया है, और जिसकी वजह से ही इन उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। यानी दोस्तों ये बड़ी बड़ी नदियां थी, इनकी छोटी छोटी कुछ ट्रिब्यूटरी थी, और उन ट्रिब्यूटरियों ने दोस्तों पर्वतों को काटा है, और काटने के बाद इन नदियों के द्वारा अवसादों को जमा किया गया है, और इन्हीं से उत्तर मैदानों का निर्माण हुआ है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं इनकी उत्तरी मैदानों की, तो ये 4 टाइप के उत्तर के मैदान हैं, जिसमें दोस्तों एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हो, भात खाबो। भात से दोस्तों भावर का मैदान हो जाएगा, ता से तराई का मैदान हो जाएगा, और खा से दोस्तों खादर का मैदान, और बा से बांगर का मैदान। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपको मैंने बताया महान हिमालय, आपका ये महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, और दोस्तों ये शिवालिक हिमालय हो गया। यानी कि दोस्तों शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, ये महान हिमालय की पर्वत श्रेणियां, लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां और शिवालिक हिमालय की पर्वत श्रेणियां। जब दोस्तों महान हिमालय से ये नदियां जब निकलती हैं, ये नदियां दोस्तों महान हिमालय से चलकर जब शिवालिक पर्वत श्रेणियों तक जब पहुंचती हैं, तो दोस्तों ये यहाँ से छोटे छोटे जो भी अवसाद, जो भी पत्थर कंकड़ होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों कंकड़ों को ले जाकर ये यहाँ तक दोस्तों आकर बहुत छोटे रूप में, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों छोटा रूप इनका हो जाता है। और दोस्तों जब ये यहाँ शिवालिक पर्वत श्रेणियों के पास पहुंचते हैं, तो ये दोस्तों एक मुलायम मुलायम एक दोस्तों ये हिमालय है,
शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों एक मुलायम पर्वत हिमालय है, जो कि ये नदियाँ यहाँ पर आकर बहुत सारा तोड़-फोड़ करती हैं। बहुत सारा दोस्तों यहाँ पर तोड़-फोड़ करती रहती हैं और यहाँ से बहुत सारे पत्थरों को ले जाकर दोस्तों ये शिवालिक जो हिमालय है उसके दक्षिण में आकर पटक देती हैं। यानी कि यहाँ पर आके इनके जो भी पत्थर हैं छोटे-छोटे से, उनको आकर यहाँ पर ये दोस्तों जमा कर देती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो, यानी कि जो भी पत्थर है वो शिवालिक जो पर्वत हिमालय है, शिवालिक हिमालय के बगल में ये दोस्तों पत्थरों को जमा करती हैं ये नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं। और जहाँ पर दोस्तों जिस जगह पर ये पत्थरों को जमा करती हैं यानी कि स्टोन को जमा करती हैं, उसी वाले क्षेत्र को हम कहते हैं भांवर का क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये पत्थरों को जमा कर दिया जाता है और इन्हीं पत्थरों के नीचे दोस्तों नदियाँ चलती हैं। इन्हीं पत्थरों के नीचे बीचा-बीचों में दोस्तों नदियाँ चलती रहती हैं। यानी कि यहाँ पर भांवर प्रदेश में जो नदियाँ होती हैं विलुप्त हो जाती हैं। यानी कि यहाँ नदी पत्थरों की वजह से यहाँ नदियाँ दिखती नहीं हैं। तो इसलिए ये नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, इसलिए हम भांवर का मैदान को विलुप्त विलुप्त कहते हैं। और भांवर का जो क्षेत्र है मैदान है दोस्तों यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती है क्योंकि पत्थर है यहाँ पर सारे बहुत सारे पत्थर हैं तो यहाँ पर कृषि तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। और यह दोस्तों शिवालिक शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर दोस्तों ये शिवालिक के दक्षिण में आकर भांवर का प्रदेश बनाया जाता है। शिवालिक के दक्षिण में ये पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और वहाँ पर दोस्तों भांवर का क्षेत्र बनता है। इसी तरीके से जब दोस्तों आगे ये नदियाँ बढ़ेंगी, आगे नदियाँ बढ़ने के बाद ये बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पर और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर आपके ये बहुत मच्छरों के लावा तैरेंगे और एक तरीका का दलदल क्षेत्र बन जाएगा, तो आपका ये तराई का क्षेत्र हो जाएगा। इसी तरीके से जब दोस्तों आगे ये नदियाँ बढ़ेंगी, तो ये नदियों में जब ये बाढ़ जहाँ तक जाती है दोस्तों बाढ़ का मैदान जो बाढ़ यहाँ से जाएगी, फ्लड यानी जहाँ तक जाएगा, उस वाले क्षेत्र तक को हम दोस्तों बोलते हैं खादर का मैदान और इसको हम नई यानी कि इसको हम दोस्तों नई नई खादर भी बोलते हैं, नवीन नवीन मिट्टी के नवीन मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है खादर को। और दोस्तों जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, उस क्षेत्र को हम दोस्तों बोलते हैं बांगर का क्षेत्र। इस तरीके से दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आपको बताता हूँ और इसको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और मैं डीपली इसको डिस्कशन करूँगा। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।